हमारे यहाँ पानी का विषय ये स्टेट लिस्ट में डाला हुआ है और ये बड़ा दुर्भाग्य है देश का कि यही मुझे लगता है कि सबसे बड़ी समस्या है। हमने ये तय किया है कि बीजेपी और एनडीए जब भी हमारा शासन आएगा तो हम पहला निर्णय ये करेंगे कि वाटर, पानी जो सब्जेक्ट है, इरिगेशन, इसको हम कॉन्करेंट लिस्ट में डालेंगे। आप इसको समझिए कॉन्करेंट स्टेट का फ़र्क क्या है। जब ये नेशनल हाईवे के 4 लेनिंग की योजना तैयार हुई तो योजना बनाने का सौभाग्य मुझे मिला और उसके बाद डिटेल में योजना बनाई प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना 60,000 करोड़ की। ये दोनों योजना 60,000 करोड़ की, ऐसी 1,20,000 करोड़ की योजना एनडीए के कार्यकाल में हुई। उसमें से दोनों योजना से शुरुआत से मेरा संबंध था और इसको बनाने में था। तब ये बात जब विलेज कनेक्टिविटी की आई तो हिंदुस्तान में 6,70,000 गांव है और स्वाधीनता के करीब 58 साल पूरे होने के बाद जो रिकॉर्ड आया था उसमें स्थिति ये है कि आज भी हम लोग बड़े मुश्किल से 2 लाख गांवों को कनेक्टिविटी है। न गांव के लोग फूल, फल, सब्जी, दूध शहर में नहीं ला सकते और गांवों का विकास उसके कारण नहीं हुआ है। 6-6 महीने बच्चे स्कूल में नहीं जा सकते। आज ही मैंने एक प्रयोग किया था हमारे महाराष्ट्र में, यवतमाल जिले में पांढरकौड़ा तालुका में 2 गांव ऐसे थे जंगल में कि जो स्वाधीनता से उनके यहाँ पीने का पानी भी नहीं है और लाइट भी नहीं है। और आज उनका शायद कल आप टीवी पर मिलेगा आपको देखने के लिए, उन गांव के लोगों ने, हमने हमारे सोलर पर हम काम करते हैं और गांव में पूरे लाइट लग गए। तो वो फोटो मैंने देखा आज इंटरनेट पर, तो उन्होंने तालियां बजाई, लाइट आए गाँव में। यानी कितनी अवस्था खराब है एक देखिए। और इसलिए पानी, बिजली अगर गांव में नहीं रहेगी तो विकास संभव नहीं है। और इसलिए पानी के विषय पर काफ़ी रिसर्च करके हमने उसके ऊपर भी अपनी नीति बनाई है और अलग अलग राज्य सरकार के, जैसे इरिगेशन मिनिस्टर की कॉन्फ्रेंस हुई, फाइनेंस मिनिस्टर की कॉन्फ्रेंस हुई, ट्राइबल मिनिस्टर की कॉन्फ्रेंस हुई। आपको ताज्जुब होगा, कुछ बातें ऐसी वेदनादायक है कि हमारे देश से ये सोयाबीन का तेल निकलता है और सोयाबीन का तेल हम लोग खाते हैं, एडिबल ऑयल है। उसकी जो केक निकलती है उसमें 49% प्रोटीन्स है और हमारे देश की पूरी सोयाबीन केक एक्सपोर्ट होती है साउथ ईस्ट एशिया में, क्योंकि जो सफ़ेद रंग के सूअर है वो उसको खाते हैं और अच्छे होने के बाद उनका मटन बड़ा अच्छा है और इसलिए पूरे देश का 49% प्रोटीन्स वाली केक हम बाहर भेज रहे। 8 रुपये किलो के भाव से जाती है, डॉलर में पैसे मिलते हैं। मुझे बड़ा दुख होता है कि इस देश में लाखों बच्चे ऐसे हैं ट्राइबल सेक्टर में, जो जिनके जन्मते तो उनका वजन कभी 1.5 किलो रहता है, कभी 1.25 किलो रहता है। वो भाई की उम्र भी ऐसी, वजन उसका 38 किलो रहता है। यानी ऐसे मरते बेचारे छोटे छोटे बच्चे। मैल न्यूट्रिशन के कारण कितना होता है एक अलग सब्जेक्ट है, पर हमारे देश में 49% रिच प्रोटीन्स वाली ये केक हम लोग निर्यात कर रहे हैं दुनिया में और हमारे यहाँ के गरीब लोग भूखे मर रहे हैं, उनके पास प्रोटीन्स नहीं है खाने के लिए। तो मैं ये सब बातें देखता हूँ तो मुझे लगता है कि प्रश्नों में कहीं ना कहीं नीतियाँ ऐसी बननी चाहिए कि हम इन सब प्रश्नों को सुलझा सकते हैं। और इसलिए हमने पानी के ऊपर ये तो काम किया ही, उल्टा उसके ऊपर अभी हम ड्रिप इरिगेशन पर जोर दे रहे हैं। अभी कर्नाटक ने इस बार 56,000 एकड़ ड्रिप इरिगेशन के लिए योजना बनाकर काम शुरू किया है। मध्य प्रदेश सरकार करीब 60,000 एकड़ पर ड्रिप दे रही है। 1 एकड़ ड्रिप जब मिलता है तो पानी का 3 गुना उपयोग होता है और उत्पादन 2.5 गुना बढ़ता है। अब सवाल ये है कि इन सब बातों के लिए जो प्रयोग हुए हैं, किसानों को इसकी जो राहत मिलनी चाहिए वो नहीं मिलती। आप शायद शहरों में लोग हैं, सब आपको लगेगा कि किसान को 1% ब्याज में कर्जा क्यों देना चाहिए, किसान को सस्ते में बिजली क्यों देनी चाहिए। किसान पूरी तरह से बर्बाद हुए हैं। 10 लाख किसानों ने देश में आत्महत्या की है। हालत तो इतनी खराब है कि एक समय की रोटी भी लोग नहीं खा सकते, ऐसी स्थिति है। हम भारतीय जनता पार्टी की ओर से मैं जब अध्यक्ष था तो आप सब लोगों को आह्वान किया था। तब हमने 500 जिस किसानों ने आत्महत्या किया उनके परिवार को हमने 5 साल के लिए रामबो मार्गी प्रभु जी के द्वारा दत्तक लिया है। उनकी पढ़ाई लिखाई सब हम करते हैं। बहुत ही अवस्था खराब है। जिसके शरीर में खूने नहीं है तो उससे खून कैसे निकले। और इसलिए एग्रीकल्चर सेक्टर की हालत बहुत खराब है और इसलिए उसको अगर हम लोग ठीक प्रकार से अगर नहीं कुछ मदद करेंगे तो इस देश की आधी जनरेशन समाप्त हो जाएगी, ऐसी स्थिति है। आज आपको शायद पता है कि नहीं, मुझे मालूम नहीं, पर प्लानिंग कमीशन ने 5 रिपोर्ट अभी उनके पास आए हैं, बहुत ही धक्कादायक है।
एक तेंदुलकर कमेटी, सेनगुप्ता कमेटी और सक्सेना कमेटी, वर्ल्ड बैंक और एशियन बैंक कमेटी, ऐसे 5 रिपोर्ट आए। उन्होंने जो तथ्य सामने आए हैं उनमें से रिपोर्ट में बहुत ही भयंकर है, इंटरनेट पर अवेलेबल है। हमारे देश में 90% पॉपुलेशन ऐसी है कि जिनका रोज का इनकम $2 से कम है, और 50% पॉपुलेशन ऐसी है कि जिनका इनकम 20 रुपये प्रतिदिन से कम है। अगर धीरे धीरे उसको नीचे करते जाएंगे तो 20 रुपये प्रतिदिन कम है। आप ही मुझे बताइए कि 20 रुपये प्रतिदिन से लोग कैसे जी सकते हैं? 600 रुपये महीने में क्या कपड़े सिलाएंगे, क्या स्कूल जाएंगे, क्या दवाई करेंगे, क्या डॉक्टर के पास जाएंगे और क्या खाना खाएंगे? आप बताइए। मुझे लगता है ये अमानवीय स्थिति है। पिछले कुछ दिन पहले मैं भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय में 76 लोग काम करते हैं। किसी को 7,000, 6,000 पगार, 5,000 पगार। मुझे रहा नहीं गया, मैंने सबको बुलाया और मैंने जनरली मैं सबसे बात करके निर्णय कर, मैंने कहा 1 तारीख से इनको सबको 10,000 के ऊपर पगार दो। और मैंने महाराष्ट्र में इसमें कहा कि ये आप 10,000 से कम तनख्वाह देते हो तो ये शोषण है, और ये कैसे रहेंगे लोग, क्या खाएंगे, उनके बच्चे स्कूल में कैसे जाएंगे? वो मजबूरी में काम कर रहे हैं। और इसलिए आज देश की स्थिति ऐसी है कि 20 रुपये प्रतिदिन आज उसका इनकम है, और इसलिए हमें एग्रीकल्चर ग्रोथ और रूरल ग्रोथ की तरफ ध्यान देना होगा। और ये उसी समय होगा जब हम लोग एग्रीकल्चर को प्रायोरिटी देंगे। इस ट्राइबल सेक्टर की अवस्था वही खराब है। नक्सलवादी प्रॉब्लम क्यों है? नक्सलाइट प्रॉब्लम इसलिए है कि लोगों को रोजगार नहीं है, वो लड़कों को भर्ती कर लेते हैं। और आज हमारे देश में 40% देश ऐसा हमारा है जो नक्सलग्रस्त कहीं ना कहीं हुआ है। 3500 किलोमीटर चाइना की सीमा है, पूरी तरह असुरक्षित है। हम चाइना गए थे, मुझे चाइना के कम्युनिस्ट पार्टी ने, बीजेपी के, मुझे और हमारे डेलीगेशन को इनवाइट किया था। और जब उनके नंबर 2, नंबर 3 लोगों को मिले तो मैंने उनको जमकर कहा कि आप हमारी जो 3500 किलोमीटर सीमा, आप प्रोग्रेस चाहते हैं, आप इकोनॉमिक ग्रोथ चाहते हो, आप हमसे कुछ बिजनेस चाहते हैं, तो हमारे कुछ बुनियादी सवाल है, इसको आप सॉल्व करिए। हम आतंकवाद से लड़ रहे हैं, और आप पाकिस्तान वाप्त कश्मीर में आप एयरपोर्ट बना रहे, आप रोड बना रहे, और आपको क्या लगता है कि पाकिस्तान में सपोर्ट कर पूरी दुनिया आतंकवाद से लड़ रही है, और पाकिस्तान ने आतंकवाद का एक प्रकार से घर बना हुआ है, और ऐसे स्थिति में केवल आप हिंदुस्तान के विरोध में पाकिस्तान को सहकार्य कर रहे हैं। अमेरिकन डिप्लोमेट हो, ब्रिटिश डिप्लोमेट हो, जब मुझे दिल्ली में मिलते हैं, सब लोग आतंकवाद के खिलाफ बात करते हैं, पर आतंकवाद के दुहेरी मापदंड नहीं हो सकते। और इसलिए पूरे वर्ल्ड में हमने आतंकवाद के खिलाफ अगर लड़ना है तो जो आतंकवादी है उनको बहिष्कृत करना चाहिए। 3 बार हमारे साथ पाकिस्तान ने युद्ध छेड़ा था, और तीनों बार हारने के बाद उन्होंने अब प्रॉक्सी वॉर शुरू किए, क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म। और ये जो आतंकवाद के द्वारा हमारे देश को डिस्टेबलाइज करने का सुनियोजित एक प्रकार से षड्यंत्र पाकिस्तान ने शुरू किया, जिसको अभी अमेरिका में जो पकड़ा गया, जिसने बताया कि मुंबई में जो कुछ हुआ वो किसके इशारे पर हुआ है, उसके एविडेंसेस प्राप्त है। और ऐसे स्थिति में पाकिस्तान के काहे की क्रिकेट डिप्लोमेसी होगी? जब तक पाकिस्तान का, आज तो स्थिति इतनी बुरी है कि वहाँ की जीडीपी ग्रोथ, एग्रीकल्चर ग्रोथ बिल्कुल माइनस है, भूखमरी, बेरोजगारी, महंगाई, पाकिस्तान ऐसी बुरी अवस्था में, ऐसे स्थिति में भी पाकिस्तान के शासक अगर आतंकवाद को सपोर्ट करते होंगे तो उनका तो नुकसान होगा ही, पर उसके साथ साथ दुनिया का क्या होगा, ये महत्वपूर्ण सवाल है। आज भी हमारे देश में एक तरफ नक्सलवादी, दूसरी तरफ आतंकवादी, तीसरी ओर चाइना की 3500 किलोमीटर बॉर्डर, इधर 40% देश नक्सलग्रस्त हुआ है। मुझे बताइए कि क्या होगा। मैं नॉर्थ ईस्ट में था, बांग्लादेश से 2 किलोमीटर पे था, जब अभी प्रचार के लिए आसाम में गया था। कोई सीमा नहीं, कोई अंदर घुसते इधर जाते जैसे कोई। मुझे आश्चर्य होगा कि स्वाधीनता के 63 साल के बाद हमें कंपाउंड वॉल नहीं बना सके। मैं इसराइल में गया था, इधर लीबिया है, पैलेस्टाइन है, और इधर यहाँ इसराइल है, और रोड के बॉर्डर में लीबिया है, और वहाँ कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई घुस नहीं सकता। और हमारे यहाँ जैसी धर्मशाला बना के दी है, 3.5 करोड़ बांग्लादेशी देश में घुस गए हैं। मैं निर्वासितों की बात नहीं कर रहा हूँ, विदेशी नागरिकों की बात कर रहा हूँ।
इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक हिंदू लोगों को देश में दुनिया में कोई जगह नहीं है, और अगर वो हिंदुस्तान में आते तो उनको निर्वासित कहते हैं, शरणार्थी कहते हैं। उनको तो हमको आधार देना ही है, पर उसके साथ ये जो विदेशी नागरिक के रूप में, ये किसी जात पंथ धर्म भाषा के साथ जुड़ा हुआ सवाल नहीं है। 3.5 करोड़ लोग देश में घुस गए। आसाम में 36 विधानसभा ऐसी है कि जिसमें मेजोरिटी तय करेंगे बांग्लादेशी। अब मुझे बताइए कि क्या इस देश में ऐसे विदेशी नागरिक घुसते रहेंगे और देश चलता रहेगा? और ऐसे इतने एक एक राज्यों के अलग सवाल है, और इधर अंतर्गत सुरक्षा, बाह्य सुरक्षा, आर्थिक स्थिति, कृषि क्षेत्र का विचार, ये जितनी समस्याएं चाहेंगे उतनी समस्याएं बढ़ रही है। मैं ये मानता हूँ कि ये चाहे बेरोजगारी का सवाल हो, चाहे भूखमरी का हो, चाहे महंगाई का हो, चाहे भ्रष्टाचार का हो, इसको अगर ग्रास रूट से अगर दूर करना है तो ऐसी कौन सी पार्टी है जो इन सब बातों को दूर कर सकती है? ये बड़े दुर्भाग्य का विषय है कि राजनीति में जो लोग आते हैं उनको यही लगता है कि मैं एमएलए कैसे बनूं, एमपी कैसे बनूं और मंत्री कैसे बनूं। क्या ये प्रेरणा नहीं हो सकती कि ये देश कैसा हो? ये नहीं हो सकता है कि हम देश की परिस्थिति को बदलें, हम फार्मर सुसाइड्स को रोके? ये हमारा इंस्पिरेशन और मोटिवेशन नहीं हो सकता? गरीबी दूर करना हमारा मोटिवेशन नहीं हो सकता? मुझे लगता है ये सब कुछ हो सकता है, ये कोई कठिन नहीं है। क्योंकि मैं जैसे इधर बहुत प्रयोग मंत्री करके करता था, तो मैं अपने भाग में कर रहा हूँ। मैं जब मंत्री पद मेरा चला गया तो मैंने सोचा कि इन गरीबी के खिलाफ हम लड़ेंगे, सरकार नहीं, हम बदलेंगे स्थितियों को। और हमने ऐसे ही अपने बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने मिलकर शुरू किया, तो 1-1 लाख रुपए के शेयर लिए और हमने काम शुरू किया। आज हमारे पास इतना बड़ा है कि आज हमने 5,000 लोगों को एम्प्लॉयमेंट दिया है। अभी आने वाले दिनों में हम लोग और 25,000 तक 2 साल में जाएंगे, और 90 करोड़ की इक्विटी हो गई और 500 करोड़ के एसेट्स हो गए। अब हम लोग शुगर फैक्ट्री 3 हो गई और उसका फ़ायदा किसानों को मिलता है। तो मैंने अभी मजाक में कहा कि महाराष्ट्र सरकार की ज़रूरत नहीं है, 5-6 जिले तो हम ही सोशो इकोनॉमिक सिनेरियो बदल देंगे, क्योंकि हमको सरकार की कोई ज़रूरत नहीं। मैं तो इतना कहता हूँ कि हमारे यहाँ कोई सरकारी अधिकारी तो उसकी छाया भी मत रखो, इसकी ज़रूरत नहीं, इसका ग्रांट नहीं होना, इसका चेहरा नहीं होना, और ये आना भी नहीं कोई। हम अपना काम करेंगे। आपको ताज्जुब होगा कि इतने अलग अलग फील्ड में काम हुआ कि हमने करीब 4,000 एकड़ में जो जानवर आते हैं सोलर फेंसिंग लगाया। अलग अलग प्रकार का गन्ने का 1 एकड़ में गन्ना लगाए तो 1.5 लाख रुपए फ़ायदा होता है। अभी हमारे यहाँ 32,000 एकड़ गन्ना लगा। अभी हमने अमेरिका से और ब्राज़ील से हार्वेस्टर खरीदी कर रहे 50 करोड़ के, करीब 900 ट्रक लगेंगे। तो हमने अपने ही कार्यकर्ता को काम दिया, और मुझे विश्वास है कि 5 जिलों का पर कैपिटा इनकम, जीडीपी और ग्रोथ रेट बदल जाएगा। पर ये जो इंस्पिरेशन, मोटिवेशन है कि हम हमारे गांव के लिए काम करेंगे, हम गरीब के लिए काम करेंगे, हम जो शोषित है, पीड़ित है, दलित है, सोशली, इकोनॉमिकली, एजुकेशनली बैकवर्ड है, उसके लिए काम करेंगे। ये इंस्पिरेशन और मोटिवेशन देने में शायद हमारी भी कुछ कमी पड़ी हो। और इसलिए केवल सत्ता मीन्स सत्ता और उसके बाद में करप्शन, इसके बारे में बीजेपी को ये घोटाले की बात तो होती है, ये सब पॉलिटिकल भाषण में करें, हम किस प्रकार का बर्ताव करें ये भी महत्वपूर्ण बात है। भ्रष्टाचार पर वही बोल सकता है जो भ्रष्टाचार मुक्त हो, और इसलिए इस देश में अब भ्रष्टाचार मुक्त हिंदुस्तान बनाना ये भारतीय जनता पार्टी का संकल्प है, और ये हम करके दिखाएंगे। ये हमारा मिशन है। आप पूछोगे कठिन काम है, पर हो सकता है। हमने इसके लिए रिसर्च किया लगातार, अभी बहुत अच्छे अच्छे एक्सपर्ट्स मिलते हैं। अभी जैसे आपको पता होगा कि राज्यसभा के चुनाव में भ्रष्टाचार होता था, एनडीए ने कानून बदला, अब हाथ ऊपर करके वोटिंग होता है, भ्रष्टाचार खत्म हो गया। फिर एमएलए खरीद फरोख्त चलती थी, एंटी डिफेक्शन लॉ एनडीए ने लाया, वो बंद हो गया। धीरे धीरे हमने ये कहा है कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का उपयोग करके हम लोग सिस्टम को इंप्रूव करें। ई टेंडर, ई परचेस, ई बैंकिंग, क्यों लोग ऑफिस में आते हैं? अगर 1 तारीख को शिष्यवृत्ति मानधन अगर अपने बैंक अकाउंट पर डायरेक्ट ई ट्रांसफर हो गया तो लोगों को आने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो बहुत सी बातें ऐसी है कि जिसमें अगर हम सिस्टम में सुधार करके 60-70% भ्रष्टाचार को कम कर सकते हैं।